इमामगंज की जो सीट है वो रिजर्व्ड है और वहाँ पे वोट जो है दांगी का है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो वहाँ की जनता ने ही मुझे काफ़ी बूस्टअप किया, अप्रोच किया कि आपको आना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण कर रही हूँ और क्षेत्र भ्रमण करने के साथ मेरा ये निश्चय और दृढ़ हो गया कि मुझे यहाँ आना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे सॉल्व करनी है। लोगों का जो दुख दर्द है मुझे उसे पार लगाना है। हम लोगों ने सभी जगह अप्रोच किया है और हम लोग प्रयासरत हैं और डेफिनेटली हम लोग किसी पार्टी से ही आएंगे। तो अभी बस उसका थोड़ा सा आज से कल तक पार्टी से ही आएंगी, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐसा ही आप समझ लीजिए। निर्दलीय हम लोगों का लास्ट ऑप्शन है। निर्दलीय पे अभी हम लोगों ने विचार नहीं किया है जी। अभी हम लोग पूरी मजबूती के साथ जहाँ भी हम लोग हर जगह अप्रोच किए हैं। जीतन राम मांझी ने क्या अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है? क्योंकि अगर इतनी दिक्कत है, लोग कभी तो जाते ही होंगे जीतन राम मांझी के पास। अभी तो सांसद भी बन गए हैं। क्या लग रहा है आपको, उस क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? इस सवाल का जवाब आप वहाँ के जनता से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और शंखनाद होते के साथ ही सभी प्रत्याशी और पार्टी जो है अपनी तैयारी में जुट गए हैं। 18 को नॉमिनेशन का दिन है और 13 नवंबर को इन 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन हर जगह चर्चा हो रही है आखिरकार प्रत्याशी कौन कौन होंगे। हम बात कर रहे हैं इमामगंज सीट की, जहां पर उपचुनाव होने वाला है और जो हमारे साथ बात कर रही हैं वो हैं भावी प्रत्याशी इमामगंज से। सीधे जुड़ेंगे ऋतु प्रिया चौधरी। पहले तो बहुत स्वागत है मैम आपका, धन्यवाद। प्रणाम। जी, ये बताइए ऋतु जी, चुनाव लड़ने का ख्याल कब आया, कब सोचा आपने कि आपको चुनाव लड़ना है? जी, ऐसा है कि हम लोग सामाजिक कार्य में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जब हम कॉलेज में भी थे तो भी मुझे समाज के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे बच्चों में कपड़ा डोनेट करना, हम लोग अनाथ आश्रम में भी जाके कपड़ा वगैरह हम लोग डोनेट किए थे। दिवाली के टाइम पे याद है हमें, वहाँ बच्चे बहुत खुश हुए थे। तो ये सारा काम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। जब हमारी शादी हुई, तो हम लोग गए शादी के बाद, तो वहाँ पे हमें पता चला कि इमामगंज की जो सीट है वो रिजर्व्ड है और वहाँ पे वोट जो है दांगी का है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो वहाँ की जनता ने ही मुझे काफ़ी बूस्टअप किया, अप्रोच किया कि आपको आना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि जब मुझे इतना अच्छा अवसर मिल रहा है लोगों के लिए कुछ करने का, तो डेफिनेटली इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इस अवसर को मुझे गेन करना चाहिए और ऊपर से अच्छी बात ये हुई कि उपचुनाव में मुझे ये मौका मिल गया। तो बस मैं क्षेत्र भ्रमण कर रही हूँ और क्षेत्र भ्रमण करने के साथ मेरा ये निश्चय और दृढ़ हो गया कि मुझे यहाँ आना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे सॉल्व करनी है। लोगों का जो दुख दर्द है मुझे उसे पार लगाना है। तो बस इसी ख्याल से मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये तो जी एक बात बताइए, जहाँ पर पार्टियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आरजेडी है, दूसरी तरफ एनडीए है, काफ़ी करारा मुकाबला भी होगा, उस बीच आपको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे आप खड़ी होंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी और क्या लोगों का साथ है आपके साथ? पार्टी एक अलग चीज़ हो जाती है और जहाँ तक लोगों की साथ की बात है तो लोगों का भरपूर समर्थन है, साथ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ के लोगों ने ही मुझे अप्रोच किया था कि आप आइए हमारे क्षेत्र में, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, आप हमारी उम्मीद हैं। तो लोगों का भरपूर साथ है, समर्थन है और इसी वजह से ये हम लोग कदम उठा भी चुके हैं और आगे बढ़ेंगे भी इसी वजह से, क्योंकि हमारा नारा है कि हम एक हैं और हमें एक साथ मिलकर काम करना है। और वहाँ की जनता और मैं, मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग सब लोग एक हैं और हम लोग सब लोग मिलकर उस क्षेत्र का विकास करेंगे, वहाँ के लोगों के दुख दर्द को पार लगाएंगे। क्या किसी पार्टी से आपको ऑफर आया या फिर आप लोगों ने कहीं अप्रोच किया है कि मुझे टिकट दीजिए, मैं काम करना चाहती हूँ, आपके पार्टी के अंदर चुनाव लड़ना भी चाहती हूँ? जी, हम लोगों ने सभी जगह अप्रोच किया है और हम लोग प्रयासरत हैं और डेफिनेटली हम लोग किसी पार्टी से ही आएंगे।
तो अभी बस उसका थोड़ा-सा आज से कल तक की पार्टी डिस्प्ले से जो ही है आएंगी, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐसा ही आप समझ लीजिए। आएँगे और पूरी पुख्ती के साथ आएँगे जी। और 1-2 दिन में इसका आपको पता भी चल जाएगा। तो बस। अच्छा ये बताइए, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो क्या आप निर्दलीय टाल ठोकेंगी? निर्दलीय हम लोगों का लास्ट ऑप्शन है। निर्दलीय पे अभी हम लोगों ने विचार नहीं किया है। जी। अभी हम लोग पूरी मजबूती के साथ जहाँ भी हम लोग हर जगह अप्रोच किए हैं और हम लोग अभी पूरी मजबूती के साथ बने हुए हैं और हम लोग आएंगे, अच्छे से आएंगे और पूरी पुख्ती के साथ आएंगे। ये बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की राजनीति में अब 3 चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तीसरा चेहरा प्रशांत किशोर। कैसे देख रहे हैं आप तीनों को? क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है और क्या कमी रह गई है इन लोगों के शासनकाल में, जो अगर आप जीतती हैं तो आप पूरा करेंगे अपने क्षेत्र में? जी, तीनों ही अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं और जहाँ तक कमी की बात है, ऐसी कोई कमी अभी मुझे नहीं दिख रही है। और इमामगंज क्षेत्र में जो है अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इमामगंज में जो ऐसा है कि बुनियादी ज़रूरत भी नहीं पूरी हो पा रही है। जैसे कि मैं गई थी जनसंपर्क यात्रा के दौरान बेंगा दोहर, वहाँ पे एक पंचायत है, वहाँ के लोग आज भी कुएं का पानी पीते हैं। आज भी दूसरे गांव से पानी ढो कर लेकर आ रहे थे वो। उनके घर पे किसी की मृत्यु हो गई थी वही कुएं के पानी पीने से, उसी का काम हो रहा था उस दिन जिस दिन हम लोग पहुँचे थे। तो लोग दूसरे गांव से माथा पे पानी ढो के, सोचिए किस ज़माने में लोग जी रहे हैं। अच्छा, जीतन राम मांझी ने क्या अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है? क्योंकि अगर इतनी दिक्कत है, लोग कभी तो जाते ही होंगे जीतन राम मांझी के पास। अभी तो सांसद भी बन गए हैं। क्या लग रहा है आपको, उस क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? इस सवाल का जवाब आप वहाँ के जनता से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। जो वहाँ की स्थिति है, जो वहाँ का सिचुएशन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक जगह मैं गई थी, वहाँ पे नाली के लिए झगड़ा हो रहा था कि उसके खेत में पानी बहा दिया, उसके लिए झगड़ा हो रहा था। तो बुनियादी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो बड़ी बड़ी ज़रूरतें तो छोड़ दीजिए। अच्छा रितु जी, आप ये बताइए कि जब आप क्षेत्र में घूमने लगी तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ को लेकर आई? लोग आपके पास आए, लोगों ने क्या बताया, क्या दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है? और जो बेसिक नीड्स की आप बात कर रही हैं, क्या एजुकेशन वहाँ मिल रहा है, क्या खाना मिल रहा है, क्या वहाँ पे रोज़गार है, ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं या फिर लोग सिर्फ जो बोलते हैं नेता जो है नेतागिरी ही करने में लग गए हैं? क्षेत्र भ्रमण जितना मैंने किया है और जिस समय से हमने जून से स्टार्ट किया था, तो उस समय पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। जहाँ भी हम लोग जा रहे थे वहाँ पे पानी 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 नहीं है। पानी का लेवल एक्चुअली बहुत नीचे चला गया है वहाँ पे। तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे हम लोग बांध बना के पानी को स्टोर कर सकते हैं जगह जगह पे। तो वहाँ पे सिंचाई के लिए भी पानी अवेलेबल हो सकता है सालों भर, और पानी भूमिगत पानी भी उससे रिस्टोर हो सकता है। तो ये सब पे कार्य करने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी के समय में लोग पानी के लिए समझिए कि एक तरह से वहाँ पे हाहाकार मच जाता है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और स्कूल और कॉलेज की बात करें तो डिग्री कॉलेज तो वहाँ पे है ही नहीं, पहली बात। और स्कूल है भी तो जो रेशियो होना चाहिए उस रेशियो के हिसाब से स्कूल नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक गांव से दूसरे गांव तो नहीं जाएंगे वो पढ़ने। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल जिस रेंज में होना चाहिए उस रेंज में स्कूल अवेलेबल नहीं है। तो पढ़ाई की, शिक्षा की भी समस्या है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे आजकल देखिए शहरों में छोटे छोटे बच्चे ही स्कूल जाते हैं, कितना कुछ सीख जाते हैं। वहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान ही बच्चों को हो रहा है, स्कूली ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये मेरे दिमाग में बैठ गया है कि शिक्षा तो समझिए कि बेसिक शिक्षा, खाना रोटी और शिक्षा बेसिक चीज़ ज़रूरत है। और बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, ये मुझे बहुत समझिए चोट लग रही है मुझे। तो मैं इस चीज़ में सुधार लाना चाहती हूँ और मेरा ये उद्देश्य है कि वहाँ का हर बच्चा शिक्षित होगा। अच्छा रितु जी, ये बताइए, ऐसे तो कई नेता आते हैं, कई प्रत्याशी आते हैं, ऋतु प्रिया चौधरी ऐसा क्या करेगी इमामगंज की जनता के लिए जीत के बाद, जहाँ लोग आपका नाम ले और कहें कि ये हमारी जो है वो काम कर रही हैं? क्या आप
भी उन नेताओं में आ जाएंगी जो क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, या आप उनकी, क्योंकि अभी तो आप जो बोल रही हैं ये सारी चीज़ें लोग बोलते ही हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन जीत के बाद लोग आपकी असली पहचान देखेंगे कि आप उनके लिए खड़े होती हैं कि नहीं, दुख दर्द में खड़े होती हैं कि नहीं, और जो उम्मीदें लोगों ने आपसे लगाई है वो उम्मीदें पूरी होती हैं कि नहीं। क्या आश्वासन देना चाहेंगी जनता को? जी इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि मैं इतनी पूर्ण हूँ कि रहना खाना मेरा अच्छे से हो सकता है। तो और पॉलिटिक्स में मैं आ ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ, मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ, अपनी सेवा मैं देना चाहती हूँ। तो इसके लिए वहाँ के लोग आश्वस्त रहें, हमारे इमामगंज के लोग, हम और वहाँ की जनता दोनों हम लोग एक हैं और हम लोगों को मिल के वहाँ पे काम करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं क्या करूँगी, हम लोग सब लोग मिलकर, मैं उनकी आवाज़ हूँ और उनकी आवाज़ को एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं सांसद में बहुत पुख्ती के साथ रखूँगी और हर समस्या को पार लगाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो एक सवाल ये भी है, क्या आपके परिवार से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है? जी नहीं, हमारे परिवार से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं। एजुकेशन क्या है मैम आपकी, किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, कौन से सब्जेक्ट्स थे? जी मैंने आर्किटेक्चर से बैचलर किया है एनआईटी पटना से। तो देखिए, सीधे तौर पे एक आपको शिक्षित प्रत्याशी मिल रहा है इमामगंज की जनता के लिए, क्योंकि इमामगंज की जनता की सेवा करना चाहती हैं और सीधे तौर पे काफ़ी दिनों से क्षेत्र में घूम रही हैं, पार्टियों में बात चल रही है, चाहे बात करें हम एनडीए की, या बात करें हम इंडिया अलायंस की, या बात करें हम जनसुराज की, और ख़ासकर अगर किसी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय भी ताल ठोकेंगी, लेकिन ताल तो ज़रूर ठोकेंगी और इमामगंज की जनता इनके साथ है। अब देखना होगा कि जिस लोगों के साथ ये जाएंगी उनका क्या कुछ होता है, और जिनके साथ नहीं जाएंगी कितना कंपटीशन बढ़ा देती हैं इस चुनौती को। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।